नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान की खास पेशकश हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। हर बार की तरह एक स्पेशल डॉक्टर को लेकर हम हाजिर हैं। इस शो में बात करेंगे बीमारी से जुड़ी हुई और उसके निदान और उसके प्रिवेंशन, किस तरह से हम आपको उससे आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज का विषय है स्वस्थ हृदय और खुशहाल जीवन। तो यानी आपको जिस तरह से पता होगा कि हृदय की हम जब बात करते हैं, हार्ट की हम बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ बॉडी है। एक तरह से कहें कि माइंड, बॉडी एंड सोल जब जिस तरह से जो अलाइन करता है वो हमारा हृदय या हार्ट उसको अलाइन करता है और सबसे संवेदनशील एक अंग भी हमारा माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने खास तौर पर सुना होगा, स्पेशली विशेष तौर पर बात करें तो कोविड काल के बाद तेज़ी से हार्ट डिजीज़ेस बढ़ने को देखने को मिले हैं। लोगों में समस्याएं गंभीरता से देखने को मिली। अचानक से हार्ट अटैक के केसेस भी अब लोगों में बुजुर्ग अवस्था में नहीं बल्कि कम उम्र में भी अक्सर अब देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसकी वजह है? कैसे आप हार्ट को, अपने हृदय को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं? कैसे एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी, जो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी राजस्थान की इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, जैसा मैंने अभी इंट्रो में भी कहा दर्शकों को लेकर के भी, आपने भी बतौर डॉक्टर एक्सपीरियंस किया होगा कि हार्ट डिजीज़ेस की जब बात आती है, जो इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी सीवीडीज़ हम कहते हैं, तो पूरे दुनिया भर में एक तरह से कहें कि 60% बर्डन इस पूरे डिजीज़ेस का, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हैं, उसका इंडिया पर है। यानी कि हमारे यहाँ बहुत गंभीरता से बीमारी फैल रही है। क्या वजह आप मानती हैं कि इतनी तेज़ी से हृदय रोग भारत में बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ जेनेटिक्स। हमारा इंडियन का जेनेटिक्स भी इसी तरीके से है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ हमारी हाइट के कंपैरेटिवली थिन होती हैं, तो उनमें प्लाक बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जल्दी प्लाक बनता है। फिर साथ ही में अभी इन दिनों में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी हुआ है। जो डाइट है हमारा, जो डाइट में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर और ऐड हुआ है इन दिनों में वो है स्ट्रेस। तो कुल मिला के हमारी जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी हैबिट्स और स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को मिला के जो इसका दुष्परिणाम हमारे हेल्थ पे यही आया है कि कार्डियक डिजीज़ेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। जी, तो आपका कहना है कि जो मल्टीपल रीजंस हैं वो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, कोई एक खास वजह इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। हालांकि भारत में जो जेनेटिक्स है वो भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिस तरह से डॉक्टर शालिनी जी हमें बता रही हैं। मैडम, इससे अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ होगा कि जो इतनी बड़ी गंभीर बीमारी अब बनते जा रहा है, हर घर में या एक तरह से कहें कि हर दूसरे तीसरे इंसान से सुनने को मिलता है कि फला फला परिवार में या उसके रिश्तेदार में किसी ना किसी तरह के हार्ट का किसी इंसान में प्रॉब्लम है या किसी की मृत्यु उससे चलते हो गई है। तो परिवार की जब हम बात करें, हमारे आसपास माहौल की बात करें, तो क्या अर्ली सिम्टम्स हैं? कैसे पहचानें कि भाई अब जो है ये हार्ट के बीमारी में हम लोग इसकी जद में आ सकते हैं? क्या लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण? जी बिल्कुल, जो कार्डियक डिजीज़ें हैं वो काफ़ी समय पहले, कुछ समय पहले अब शरीर के अंदर कुछ प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, तो अगर हम कॉशियसली अपने बॉडी को सुने तो ज़रूर हम उन सिम्टम्स को पहचान सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हमें जो हमारा बॉडी है उसमें बहुत ही जल्दी फटीग महसूस होने लगता है। कई बार ये सुनने में आया है कि जो पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं वो कहते हैं कि हम पहले ये एक्टिविटी हम आराम से कर पाते थे, जैसे कि सपोज़ वॉक करना है कि हम 4 किलोमीटर पहले आराम से वॉक कर लेते थे, लेकिन आजकल जब हम वॉक करते हैं तो हम 1 किलोमीटर के बाद में ही शरीर में थकान महसूस करते हैं। तो ये जो फटीग है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है जो हमारी बॉडी हमें देती है। साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्रेथलेसनेस, इजी फटीगेबिलिटी और नोज़िया, वॉमिटिंग। कई बार पेशेंट को हार्टबर्न जैसे सिम्टम्स भी देखे गए हैं। तो जो पेशेंट हैं वो उसको मिस इंटरप्रेटेट करते हैं, उन्हें लगता है कि मे बी इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन कई बार जो हार्ट डिजीज़ेस हैं वो हार्ट बर्न, इंडाइजेशन इस फॉर्म में भी हमारे सामने अपेरेंट हुई है।
तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी जो है वो आपको बताना चाहती है, वो आपको इंडिकेशन देती है। तो हमें अपनी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड स्पेशली अगर फैमिली में कार्डियक डिजीज़ का हिस्ट्री है या फिर ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, अगर इस तरह की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है तो फिर हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होके और इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से मैम ने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे वो खान पान है, लाइफस्टाइल है या फिर हमारी शारीरिक बनावट है, उसमें अगर कोई अंतर आता है और अगर भले ही आप चहलकदमी में भी अगर आप पहले के मुकाबले थकावट आपको दिखाई पड़ रही तो शुरुआती इंडिकेशन जिनको आप समझ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, क्या वो संकेत करते हैं कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अब ज़्यादा इस पर बात करेंगे और रिस्क फैक्टर्स को लेकर के और प्रिवेंशन को लेकर पहले नंबर हम दर्शकों को बता देते हैं। मैडम, हमारा नंबर है 0141-270-4098, 270-4999, ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं जिन पर आप सीधे कॉन्टैक्ट कर हमसे संपर्क साध सकते हैं और डॉक्टर शालिनी जी से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा मैम आपसे होगा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा, क्योंकि अब ये समस्या ऐसी हो गई कि डायबिटीज़ कैपिटल तो पहले से कहा जाने लगा इंडिया, और अब जैसे एक रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया कि 60% ऑफ हार्ट डिजीज़ का बर्डन वो अकेले इंडिया से है पूरी दुनिया में। तो यानी एक बड़ी गंभीर बीमारी अब यहाँ पे बनते जा रहा है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि अभी एक बड़ी उम्र वालों की समस्या नहीं है, अभी 30s में 40s में भी बड़ी समस्या बनकर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वास्तव में जो हार्ट डिजीज़ेस हैं वो हमारे देश में एक काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। तो हम सबको मिलजुल के इस समस्या से निदान पाने के लिए साथ में आने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के साथ साथ में हम घर पे भी अपना ध्यान रखें, अपने सिम्टम्स को पहचानें, अपने फैमिली में अगर कोई हार्ट डिजीज़ेज़ या इस तरीके के कोई डिजीज़ेज़ की हिस्ट्री रही है पहले से तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसमें एट्रीब्यूट करते हैं, तो बिल्कुल जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं तो मैंने जैसा बताया सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वी शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। एंड देन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अगर डायबिटीज़ है तो हार्ट डिजीज़ होने का जो खतरा है वो कम से कम डबल हो जाता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेस, और उसके बाद में फिर आता है कि अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और एक चीज़ और जो हमने अभी नोटिस किया है, देखा है, अगर हमारा स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर हमारा जो नींद है वो हम अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, पूरे दिन भर का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से अगर हम तनाव में रहते हैं तो ये चीज़ भी काफ़ी बड़ा इसके ऊपर प्रभाव डालती है। और आजकल की यूथ के हिसाब से मैं कहूँ तो स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। तो वी शुड अवॉइड स्मोकिंग एट एनी कॉस्ट इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो स्मोकिंग और अल्कोहल को भी एक बड़ा रीज़न मानती हैं जो आजकल की लाइफस्टाइल में शामिल हुआ है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी उसका जुड़ाव है, और कपल्ड विद ये जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल, उसकी वजह से ये समस्या अब गंभीर बनती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल, और जिनसे बचा भी जा सकता है, जिन पर ध्यान रख के बचा भी जा सकता है। क्योंकि जेनेटिक्स मान लीजिए आपको मिला है, आपने जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जिन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनके अलावा जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम इसी से जुड़ा भी एक अगला सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूँगा कि ऑनसेट कैसे होता है, किसी भी हार्ट डिजीज़ का ऑनसेट कहाँ से होता है? आपने बताया कि मान लीजिए कि पहले आपको अगर 2 मंजिल की सीढ़ी चढ़कर जा रहे थे, आप आधा 1 किलोमीटर वॉक कर रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब सांस फूलने लगती है, तो क्या सिम्टम है, डायरेक्ट सिम्टम की किसी तरह के हार्ट पर अब बोझ पड़ने लगा है, आपको चेत जाना चाहिए, या कुछ और भी चीज़ें इसके साथ में अलाइन होती हैं कि वो 2-4 सिम्टम्स है जिनके साथ में ऑनसेट होती है किसी भी हृदय की समस्या का? जी बिल्कुल, कई बार जो हार्ट डिजीज़ के सिम्टम हैं वो एक टिपिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मनीषी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई बार कुछ साइलेंट सिम्टम्स भी होते हैं। तो कई बार अगर मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर 5-6 सिम्टम्स मैं बता दूं
कि वो अगर आपकी बॉडी के अंदर अपेरेंट हैं तो हार्ट डिजीजेज होगी, वो ठीक है, बट कई बार कुछ ऐसे साइलेंट सिम्टम्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से हमारी बॉडी का जो एक पैटर्न है अगर हम वो देखें तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जी, तो जिस तरह से डॉक्टर कोई साहब भी ने जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में आता है अगर तो हमें उसे अवॉइड नहीं करें, ना तो अवॉइड करें ना इग्नोर करें, और जो एक मेन चीज़ है कि डिनाइल फॉर्म में ना रहें, डिनाइल में ना रहें जी। कि ये मानकर नहीं चलें कि ये आम समस्या हो सकती है। अगर आपको कोई बड़ा सिग्नल बॉडी से मिल रहा है, जैसे मैम ने भी आपको बताया, उस पर आप फ़ौरन गौर करें और कंसल्टेशन ज़रूर करें डॉक्टर के साथ में कि पहले से शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या खासतौर पर कोई धड़कन बढ़ी रहती है, सांस फूलने लगती है, या फिर और समस्याएं आपको, क्या डायबिटीज़ हो गई है, या फिर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसके भी तार कहीं ना कहीं हृदय रोग से जुड़ते हैं। एम आई राइट मैम? आपको अभी तक जो हमने समझाया, तो दर्शकों को, जो अभी दर्शक जुड़े हैं, उनको हम नटशेल में समझाएं तो अभी तक की जो बातचीत है उसको लेकर कैसे हृदय रोग की शुरुआत होती है, कैसे हार्ट पर बोझ पड़ रहा है शरीर में, क्या क्या वजह हैं, क्या जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, क्या खान पान इसके पीछे एक बड़ा वजह होकर आ रहा है, और ख़ासतौर पर जो एक वर्किंग लाइफस्टाइल है वो भी कितना बड़ा रोल इसमें प्ले कर रही है, इस पर डॉक्टर शालिनी तोमर जी ने जवाब दिया। अब अगला सवाल मैम इसी कड़ी में हम आते हैं। घर पर अगर हम देखें, किसी के घर में अगर कोई किसी को समस्या हो गई है या होने वाली है, कैसे वो पहचाने, कैसे वो समझे कि ये हमारे घर का सदस्य जो है ये हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते जा रहा है? क्योंकि अक्सर कई बार लोग, जैसे आपने कहा, कि उसमें डिनाइल मोड में रहते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं कि मुझे तो एसिडिटी का पेन होगा या फिर मेरी मसल्स में कोई पेन हो गया होगा। तो क्या ये वाकई कई बार एसिडिटी मसल्स के पेन होते हैं, या फिर उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए ताकि समय रहते उसका इलाज ले सके इंसान? जी देखिए, अगर हम घर पे हैं और अगर हमारे घर के किसी सदस्य को सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इजी फटिक होता है बॉडी के अंदर, अगर आपको साथ में नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, चेस्ट पेन है या चेस्ट हैवीनेस है, या फिर अनइजीनेस है बॉडी में। कई बार चेस्ट पेन के साथ साथ में या चेस्ट पेन ना होके हमें आर्म में पेन होता है, आर्म, चिन, नेक, इवन बैक, यहाँ पे भी हमें जकड़न जैसा महसूस हो सकता है, पेन हो सकती है, कोल्ड स्वेट्स आ सकते हैं। हम गर्मी में नहीं हैं, हम एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट में घर में बैठे हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग स्वेटिंग। कई बार गिडीनेस के सिम्टम्स भी आते हैं, और इनडाइजेशन, हार्टबर्न, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। तो अगर आप की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है, या फिर अभी कुछ आपका स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है कुछ टाइम से, तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो इन सिम्टम्स को जो डॉक्टर साहब ने बताया उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और अगर है तो परिवार से बात करें और फ़ौरन डॉक्टर का कंसल्टेशन लें। फिर से हम यही मशवरा डॉक्टर साहब दे रही है। कॉलर हमारे साथ हैं मैम, और उनसे भी सवाल लेंगे। जी, अपना नाम बताइए और क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मेरा नाम सागर अहमद है, झुंझुनू के पातू से बोल रहा हूँ। और प्रश्न ये है कि इसका वो मतलब आवाज कैसे आवाज हो सकता है? क्या उम्र है सर आपकी? 70 साल? हाँ जी। ठीक है, ठीक है मैम। वही एक आम सवाल जो आजकल काफ़ी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और जिससे घबराहट भी रहती है, क्योंकि इस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं कि एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया और चल बसा, कोई गाड़ी चला रहा था तो हार्ट अटैक आ गया, या फिर अच्छे खासे फिट, मतलब इनफैक्ट आपकी फिटर्निटी से भी इस तरह के केसेस आएंगे जहां डॉक्टर्स खुद हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं और कम उम्र में। तो जो सर का जो सवाल है, हमारे दर्शक का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आज की तारीख में सभी के जहन में उमड़ रहा है। वो भले ही उम्र उनकी 70 साल है, लेकिन ये जवान लोगों का भी सवाल है कि कैसे आभास कैसे हो, कि कैसे पहचान ले हम कि भाई अब हम इसके जद में आ सकते हैं, ये समस्या मुझे घेर सकती है, घेर लिया है। जी मनीष जी, जैसा कि अभी यही देखा गया है, हम जिसका हमने ये सुना है कि बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल था और वर्कआउट करते हुए किसी को सडन कार्डियक डेथ हुआ है या अटैक आया है, तो इसमें एक्चुअली बिल्कुल सडन जैसा चीज़ नहीं होता। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रही होती है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले।
इंटरमिटेंट सिम्टम्स भी आ सकते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया अनईजीनेस है या हार्ट बर्न है, इंडाइजेशन है, या फिर वीकनेस है बॉडी के अंदर, इजी टायर्डनेस है बॉडी के अंदर। ये सिम्टम्स बॉडी दिखाती है, कम से कम 2-3 दिन पहले से ये बॉडी ये सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बी वॉचफुल टुवर्ड्स योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। सो योर बॉडी इज़ गिविंग यू इंडिकेशन, तो उस चीज़ को हमें बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जैसे आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर जो हेल्थ चेकअप्स का जो सिस्टम बना हुआ है, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर एक पर्टिकुलर हम लाइक आफ्टर 30 तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ईयर में एक बार हमें अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो एक बार बॉडी का बेसिक स्क्रीनिंग होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स आते हैं और वो किन्हीं के फ्रेंड ने या अड़ोस पड़ोस में किसी ने हेल्थ पैकेज लिया, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे आर लाइक कि चलो हम भी अपना ये रूटीन टेस्ट करवा लेते हैं। बट कई बार रूटीन टेस्ट में कई चीज़ें हमारी पकड़ में आती हैं, तो टाइम रहते चीज़ें पकड़ में आती हैं, तो उसका जो निदान है वो अच्छी तरह से होगा और आपकी जो बॉडी है उसका जो सर्वाइवल है, लॉन्गेटिविटी है, वो इंक्रीज़ होगा। और स्पेशली हार्ट डिजीज़ में तो यही कहा गया है कि टाइम इज़ मसल। मतलब हम जितना जल्दी हार्ट अटैक का पेशेंट अगर है, तो जितना जल्दी उसका इंटरवेंशन हो जाए, जितना जल्दी वो हॉस्पिटल में आके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो हम जो कार्डियक मसल्स हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। और कार्डियक मसल्स अगर इंटैक्ट रहेंगी, उनमें कोई डैमेज नहीं होगा, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं इवन आफ्टर अंडरगोइंग कार्डियक अटैक। ठीक है, तो ये एक तरह से एक पिक्चर आपने बताई मैम कि जब जो सिनेरियो हो सकते हैं उन सिनेरियो से किस तरह से बचा जा सकता है। एक तो हेल्थ चेकअप अपना स्क्रीनिंग रूटीन में कराएं 30 साल के बाद ही कम से कम, और अगर आप 40-50 है तो कम से कम 6 महीने में एक बार जिस तरह से डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो करा ही लेना चाहिए, ताकि कोई ना कोई पैरामीटर्स आपको समझ आएंगे कि वेदर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है या फिर बाकी आपके दूसरे पैरामीटर्स किस तरह से लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ा रहे हैं, तो उनके आधार पर लोग समय रहते निदान ले सकते हैं। मैम, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि मान लीजिए किसी को फैमिली में या फिर किसी आसपास में किसी दफ्तर में अचानक हार्ट स्ट्रोक हुआ है या फिर अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो अब सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमें ऐसे लग रहा है कि जो पेशेंट हैं उनको कार्डियक अटैक आया है, तो सबसे पहले तो उन्हें हम आराम से लिटाएं, पानी पिलाएं और एक जो प्लीजेंट, वहाँ पे भीड़ भाड़ वगैरह को कम करके एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट हम वहाँ पे प्रोवाइड करें। और अगर उनके सिम्टम्स से, उनके फैमिली हिस्ट्री से या उनकी खुद की हिस्ट्री से अगर हमें ऐसा लगता है कि कार्डियक डिजीज़ ही है, इनको हार्ट अटैक ही आया है, तो हम उन्हें एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट दे सकते हैं, जो कि सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट होती है। और अर्लीस्ट हॉस्पिटल में हम कांटेक्ट करें और जितना जल्दी हो हम पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाएं, ताकि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर सही तरीके से हम स्टार्ट कर सकें। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि CPR की जो ट्रेनिंग है वो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ पे CPR की ट्रेनिंग के कैंप्स लगाए जाने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी एडल्ट्स को CPR करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम किसी भी इमरजेंसी में किसी को CPR देके और हम ज़िंदगी बचा सकते हैं। जो बिल्कुल मैम, मैं कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा हुआ ये इस बात को आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। मैं इसी पर आने वाला था कि लोगों को फर्स्ट एड की प्रैक्टिसेस में क्या क्या शामिल होना चाहिए। CPR एक बहुत बड़ी उसमें है कि जो जान बचा भी सकती है और उसके अभाव में जान जा भी सकती है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और मैडम से सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मैं रामधन महावर बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। और मेरा सवाल है कि किसी को 2.5-3 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोग्राफी हो गया, तो दोबारा भी संभावना रहती है क्या? और रहती है तो उसमें बचाव के क्या तरीके, क्या करना चाहिए था? जी जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा सवाल है मैम कि जिनको पहले हार्ट अटैक आया तो आगे क्या बचाव के लिए करें, क्या जवाब होगा मैम आपका? जी, इन्होंने
अपने सवाल में कहा है कि मरीज को 2-3 साल पहले हार्ट अटैक आया है और उनकी एंजियोग्राफी हुई है, तो हो सकता है उनकी एंजियोप्लास्टी हुई हो, शायद वो एंजियोप्लास्टी कहना चाहिए, बिकॉज एंजियोग्राफी, हाँ, एंजियोग्राफी इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं कि ये जांच है, और उसके बाद में जो उसका ट्रीटमेंट है वो एंजियोप्लास्टी है। तो अगर पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोप्लास्टी होने के बाद में या हार्ट अटैक आने के बाद में कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि डॉक्टर पेशेंट की स्थिति को देख के और डिस्चार्ज के टाइम पे जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीव करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं जो उनको दी जाती हैं ताकि फर्दर अटैक्स को हम प्रिवेंट कर सकें और उनके जो भी उनका प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको अवॉइड किया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब है वो मेडिसिन्स आप बिल्कुल रेगुलरली लीजिए, एक फ़िक्स टाइम पे मेडिसिन्स लीजिए, और डॉक्टर्स को विज़िट करने का एक निर्धारित समय होता है जो वो आपकी जनरल फिज़िकल हेल्थ, आपकी कंडीशन को देख के डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। तो टाइम टू टाइम डॉक्टर को विज़िट करना है। मेडिसिन लेने के बाद में फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ टेस्ट्स होते हैं जो हम टाइम टू टाइम करवाते हैं ताकि पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है उसके बारे में हमें पता चल सके और कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो बॉडी में नहीं है उस चीज़ का हमें पता चल सके। तो इन नटशेल आई वुड लाइक टू से कि जस्ट टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली, विजिट योर डॉक्टर प्रॉपरली एंड कीप योर लाइफस्टाइल हेल्दी एंड बी स्ट्रेस फ्री, ईट हेल्दी, स्लीप वेल एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली। जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको डॉक्टर आपकी जनरल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। अगर आपका हार्ट कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है तो आप हफ्ते में कम से कम 5 बार हर रोज़ 30 दिन के लिए, यानी कि एक वीक में अराउंड 150 मिनट्स हो गए। तो ये एक मेडिकली प्रूवन थिंग है कि इफ़ यू वर्कआउट 150 मिनट्स अ वीक देन यू कैन प्रिवेंट योर हार्ट डिजीजेज। तो हमें एक्सरसाइजेज बराबर करनी है और स्ट्रेस से दूर रहना है, एंड डाइट शुड बी वेरी गुड, डाइट शुड बी गुड, यस, डाइट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें जैसा कि जो मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज है, वो हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। रिफाइंड जो फ्लोर है, हाई स्टार्च फूड हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए हमें। कोल्ड ड्रिंक्स एंड जंक फूड्स, दीज आर वेरी बैड फूड फॉर हार्ट डिजीजेस। I mean, these are the food that directly impact your health heart condition, your बिल्कुल। heart तो health। निश्चित रूप से जंक फूड, बहुत सारी बातें होती हैं इसको लेकर के कि किस तरह से ये सैचुरेटेड फैट और जो ख़राब खाना है, जो सीधे तौर पर जो एक 2 मिनट आजकल इंस्टेंट फूड जो चल रहा है, आपको बना बनाया मिलता है और आप फ़ौरन खाते हो, कैसे हार्ट हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। यही मैडम ने आपको समझाया, दर्शकों को भी। बिल्कुल ये एक बड़ी बात है जो लाइफस्टाइल चेंजेस को लेकर के अपनानी चाहिए। एक कॉलर और है हमारे साथ में मैम, उनका भी सवाल लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अलवर से प्रकाश बोल रहा हूँ जी। मेरे को समस्या ये है कि 10 साल पहले मुझे हार्ट में पेन हुआ था 2 बार बहुत ज्यादा। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एंजियोप्लास्टी करके एक स्टंट लगाया था। वैसे मैं ठीक चल रहा हूँ, पर क्या वो हार्ट अटैक कहलाता है, हार्ट पेन कहलाता है? नहीं, आपको एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी? एंजियोग्राफी हुई पहले, फिर एंजियोप्लास्टी हुई जी। फिर एक स्टंट लगाया, ठीक है, और वो ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपका सवाल ये है कि 10 साल बाद अब आपके स्टंट के बाद क्या वापस इस तरह की स्थिति आ सकती है? वो बहुत ठीक चल रहा है, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या मुझे हार्ट अटैक हुआ था? ओके मैम, ये भी थोड़ा सा तकनीकी सवाल है कि क्या उनको हार्ट अटैक आया था। उनका कहना है कि स्टंट मुझे लगा, तो क्या मुझे हार्ट अटैक आया था? जी जी जी। देखिए, उस टाइम पे आपका जो अभी हमारे पास में पेपर्स तो नहीं हैं आपके, लेकिन डेफिनेटली आपको कोई हार्ट का मेजर इश्यू ही हुआ था। कुछ पूछना चाहें बता सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। आपका जो एंजियोग्राफी हुई है, फिर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, और पहले आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन एंजियोप्लास्टी होने के बाद में पिछले 10 साल से आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो ज़रूर आपको कार्डियक इवेंट ही हुआ था जिसका कि इलाज कर दिया गया उस टाइम डॉक्टर के द्वारा, और अभी आप अगर मेडिसिन रेगुलर ले रहे होंगे तो आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है।
तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम यही कामना करते हैं आप स्वस्थ जीवन जिएं और बिल्कुल आप अपना मेडिसिन को रेगुलर रखें, अपने हार्ट चेकअप्स रेगुलर रखें और आप अपने जो डॉक्टर हैं तो उनके पास में आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। एक आशंका भी थी मैम कि क्या मैं कभी दोबारा इसका शिकार हो सकता हूँ, वो भी एक आशंका इन्होंने सवाल में जताई है। तो क्या उस तरह की कोई आशंका है कि 10 साल बाद आप स्टंट लगा और इनका जीवन अच्छा चल रहा है, क्या कभी वापस कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है इस तरह का? देखिए ग्रॉसली तो ऐसा है कि अगर 10 साल हो गए हैं आराम से इनका अच्छा चल रहा है, तो अगर आप अपना एक जो है डिसिप्लिन लाइफ रखते हैं, मेडिसिन्स वगैरह रेगुलर रखते हैं और जैसा कि मैंने बताया आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आपको उस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी मनीष जी सबका शरीर अलग होता है और सबके जो शरीर हैं उनके प्रेजेंटेशंस अलग होते हैं, तो हम अपने तरफ से ये जो चीज़ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है वो यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और अपना ध्यान रखें, मेडिसिन वगैरह रेगुलर लें और वर्कआउट करें। जो कोर्स ऑफ ड्यू कोर्स ऑफ जो मेडिकल प्रोसेस है उसको अपनाते रहें, दवाइयाँ फॉलो करें, समय पर लेते रहें, डायग्नोस अपना कराते रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का पूरी तरह से मुफीद जवाब मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। आप भी अगर हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर 0141270409 2704999 है। समय बहुत कम है, आखिरी पड़ाव पर है। मैम कुछ मैं छोटे छोटे सवाल आपसे लूँगा। जैसे हमने बात किया था कि अचानक किसी को दफ्तर में अगर हार्ट अटैक आता है, घर पर किसी को हार्ट अटैक आता है, तो आपने कहा कि CPR जैसी एक फर्स्ट एड तो सभी को सीख लेनी चाहिए। उसके साथ साथ मेरा आप सवाल ये भी है कि जैसे आपने बताया कि सॉर्बिटॉट की एक मेडिसिन हम उस वक्त पे किसी भी पेशेंट को दें ताकि वो उस वक्त पे और फ़ौरन उसको अस्पताल लेके जाएं, तो क्या किसी तरह का एक कोई कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन भी है कि जो हर आदमी को अपने घर पे रखना चाहिए, अपने दफ्तर में रखना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि वो खुद अगर अकेला ट्रैवल कर रहा है तो भी रखना चाहिए कि सडन जो इस तरह के आजकल केसेस आ रहे हैं तो उसमें एक फौरी तौर पर बचाव हो सके और वो अपना इलाज लेने के लिए समय पर पहुँच सके वहाँ पर? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है? जी देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है, जैसा कि मैंने बताया कि टाइम इज़ मसल। हम जितना जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो उतना अच्छा हमारा रिकवरी होगा, हम अपना कार्डियक मसल्स को उतना अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। लेकिन जब तक कि हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते हैं और हमें क्लियर कट ऐसा आभास हो रहा है, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री मैं कहना चाहूँगी कि कार्डियक डिजीज़ का या डायबिटीज़ का या ब्लड प्रेशर का है, तो डेफिनेटली कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमें अपने पास में हमेशा रखनी चाहिए। सॉर्बिट्रेट की टैबलेट उनमें से एक है और एक इकोस्प्रिन की टैबलेट है। तो पहले हम सॉर्बिट्रेट लें, उसके बाद में हम इकोस्प्रिन लें और कोशिश हम यही करें कि हम जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी सुविधा है तो हम वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएं ताकि सही तरीके से हमारे बॉडी पैरामीटर्स के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। और मैम कई बार क्योंकि एक बड़ी आशंका इस तरह से भी होती है कि कुछ केसेस कुछ मीडिया में भी पढ़ने को आए कि आज व्यक्ति अकेला ड्राइव कर रहा था और उससे इस तरह का समस्या हुई और उसकी वो नहीं बच पाया। तो क्या अकेले में भी इस तरह की कोई है मेडिसिन की जो आदमी उस वक्त पे ले ले और खुद ड्राइव करके कम से कम अस्पताल तक तो पहुंच जाए या फिर किसी तरह से मदद लेकर पहुंच जाए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि ऑल ऑफ सडन कुछ इस तरह का बॉडी के अंदर ये दिक्कत आया है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम अपना रूटीन चेकअप करवाते रहेंगे तो ये ऑल ऑफ सडन वाली चीज़ को हम काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं इस चीज़ से। अगर हम अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं तो कुछ इस तरह के जो टेस्ट हैं उनके अंदर चीज़ें अपेरेंट निकल के आ जाती हैं, तो हम फिर उन चीज़ों पे ध्यान दे के और हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख सकते हैं या अपना जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ सडन कोई दिक्कत हो गई उस चीज़ से हम बच सकते हैं। आपका जो बॉडी के अंदर जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर हम उन पे ध्यान दें और थोड़ा सा हम अपना जो चेकअप वगैरह है वो टाइम से करवाएं, तो इस तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मैम। 10 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसी कोई 2 बातें या 3 बातें जो अपने रूटीन में लोग अपनाएं ताकि हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं ज़रूर ये सब दर्शकों के साथ में ये चीज़ साझा करना चाहूँगी।
मैं हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए मैं अपनी तरफ से 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो डेफिनेटली हम काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपना कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, लिसन टू योर बॉडी। आप आराम से आप अपनी बॉडी की तरफ देखिए, आप अपनी बॉडी के बारे में समझिए, आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर आपको फटीग हो रहा है या आपको नोज़िया, वॉमिटिंग या गिडीनेस या चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट पेन, घबराहट, इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस तरफ ध्यान दीजिए। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आपके जो बॉडी पैरामीटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट बॉडी पैरामीटर्स, आपको उनके बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी हार्ट रेट क्या है, आपका BMI कितना है, ब्लड शुगर कितना है, कोलेस्टेरॉल लेवल क्या है। तो हर इंसान को मैं समझती हूँ कि इसके बारे में, अपने शरीर के जो बॉडी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर जो तीसरी चीज़ है वो मैं कहना चाहूँगी कि eat good, sleep well and be stress free. These are very important things, very important factors जिनकी वजह से हम जो हार्ट डिजीजेस हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये उस तरह की चीज़ें जो मैम ने बताई, समय बहुत इजाज़त नहीं दे रहा मैम, कि जिनके अपनाकर आप रूटीन में अपने हार्ट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। स्मोकिंग को अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड जंक फूड, स्मोकिंग एंड जंक फूड, उसको तो भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल, तो ये 5 जो बड़े उपाय मैम ने बताया, उम्मीद है आप अपनाएंगे और एक स्वस्थ दिल के साथ खुशहाल जीवन जीवेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ आए और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और समाचारों और कार्यक्रमों के लिए आप बने रहें DD राजस्थान के साथ। नमस्कार।